आ जाते हैं फैक्टर्स पे जो कि लिमिट करते हैं कोएगुलेशन को। वंस कि वो इनिशिएट हो जाती है तो कोएगुलेशन रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए टू द साइट ऑफ द वास्कुलर इंजरी तक, ताकि डिलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस से प्रिवेंट किया जाए। एक लिमिटिंग फैक्टर है सिंपल डाइल्यूशन। ब्लड फ्लो जो करता है फ्लोइंग पास द साइट ऑफ इंजरी वाश आउट कर रहा होता है एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर्स को, जो कि रैपिडली रिमूव होते हैं हमारे लिवर में से, जो लिवर उनको रिमूव करता है। सेकेंड होता है रिक्रूटमेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स। सॉरी, एक तो सिंपल डाइल्यूशन होती है, यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर लिवर उसको रिमूव कराया। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट, जो कि मेंशन किया है हमने कि एज आर मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लेटलेट्स दैट हैव बीन activated by contact with the subendothelial matrix at the site of the vascular injury. However, most important counter regulatory mechanism involve करता है फैक्टर्स जो कि एक्सप्रेस होते हैं by intact endothelium adjacent to the site of injury. एक्टिवेशन कोकुलेशन कास्केड की सेट करती है मोशन में एक फिब्रिनोलाइटिक कास्केड, जो कि लिमिट करता है साइज ऑफ द क्लॉट को और कंट्रीब्यूट करता है उसकी लेटर डिसोल्यूशन। फिब्रिनोलाइटिक, ठीक है। अब ये देखिए फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम दिखाया गया इलिस्ट्रेटिंग द वेरियस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर, ये वाला। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फिब्रिनोलाइसिस जो है ना वो अकम्प्लिश होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्लाज्मिन की मदद से, जो ब्रेक डाउन करवाता है प्लाज्मिन हमारे फिब्रिन को ब्रेक डाउन कराता है, इंटरफेयर करता है पॉलीमराइजेशन के साथ। एलिवेटेड लेवल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट फिब्रिनोजन के, जिसको हम कहते हैं फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, मोस्ट नोटेबली फिब्रिन ड्राइव्ड डी डिमर्स होते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं क्लिनिकल मार्कर ऑफ सेवरल थ्रोम्बोटिक स्टेट। प्लाज्मिन जनरेट होता है एंजाइमेटिक कैटाबोलिज्म की मदद से। एंजाइमेटिक कैटाबोलिज्म इनएक्टिव सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर प्लाज्मिनोजिन में से, आइदर बाय द फैक्टर 12 डिपेंडेंट पाथवे, पॉसिबली एक्सप्लेनिंग द एसोसिएशन ऑफ द फैक्टर 12 डेफिशिएंसी एंड थ्रोम्बोसिस, और बाय प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स से भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, जो कि सिंथेसाइज प्रेजेंस प्रिंसिपली एंडोथेलियम से होता है, और ये मोस्ट एक्टिव होता है जब ये फिब्रिन के साथ बाउंड हो। ये कैरेक्टरिस्टिक बनाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को यूजफुल थेराप्यूटिक एजेंट, सिंस ये फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी लार्जली इसकी कन्फाइंड होती है टू साइट ऑफ द रीसेंट थ्रोम्बोसिस। वंस ये एक्टिवेट हो जाता है तो प्लाज्मिन इंटर्न टाइटली कंट्रोल होता है, और काउंटर रेगुलेटरी फैक्टर जैसे कि अल्फा-2 प्लाज्मिन इनहिबिटर, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि बाइंड करती है और रैपिडली इनहिबिट करती है हमारे फ्री प्लाज्मिन को, उससे ये कंट्रोल हो जाता है प्लाज्मिन, अल्फा-2 प्लाज्मिन इनहिबिट। ये पिक्चर देखिए, ये थ्रोम्बिन है, और इसके अलावा ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज है, ये जाके इनहिबिट कर रहे हैं इसको। इसमें ये प्लाज्मिनोजन है, इसमें प्लेटलेट्स हैं, इसमें भी प्लाज्मिन है, ये रेड कलर के प्लाज्मिन है, और ये बड़े वाले प्लाज्मिनोजन, इसे टेढ़ा हो गया ना, वो प्लाज्मिन है। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने गया है और प्लाज्मिनोजन पे उसने जाके एक्ट किया है, और फिर वहाँ से उसने प्लाज्मिन बना लिया है। फिब्रिन के क्लॉट्स हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये अल्फा-2 प्लाज्मिन जो है ना वो है अल्फा-2 प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, ये इसको ना इनहिबिट करता है फ्री प्लाज्मिन को, ये फ्री प्लाज्मिन। अभी पहले हम समरी पे आ जाते हैं ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर। देखिए कोएगुलेशन हुई, हमने देखा कि सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक कन्वर्जन हुई कास्केड ऑफ सर्कुलेटिंग और लोकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स की एंजाइमेटिक कन्वर्जन। टिश्यू फैक्टर हमने कहा कि एलोबरेट होते हैं द साइट ऑफ इंजरी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटर होते हैं कोएगुलेशन कास्केड के इन द वीवो। फाइनल स्टेज पे ऑफ द कोएगुलेशन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में, और फॉर्मेशन करवाता है डेफिनेटेड हीमोस्टेटिक प्लग की। कोएगुलेशन नॉर्मली रेस्ट्रिक्ट होती है साइट ऑफ वास्कुलर इंजरी में बाय लिमिटिंग द एंजाइमेटिक एक्टिवेशन टू द फॉस्फोलिपिड सरफेस प्रोवाइडेड बाय द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम। कोएगुलेशन कैसे लिमिट होती है साइट ऑफ वास्कुलर इंजरी पे? लिमिटिंग द एंजाइमेटिक एक्टिवेशन फॉस्फोलिपिड सरफेसेस की प्रोवाइडेड बाय द एक्टिवेटेड प्लेटलेट और एंडोथेलियम। दूसरा सर्कुलेटिंग इनहिबिटर होते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स के, जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है, जिसकी एक्टिविटी ऑगमेंट होती है हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल से, जो एंडोथेलियम पे एक्सप्रेस होते हैं, और एक्सप्रेशन होती है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन की ऑन द एंडोथेलियल नॉर्मल सेल्स, जो बाइंड करता है थ्रोम्बिन के साथ और उसको कन्वर्ट करता है एंटी कोगुलेंट में। एक्टिवेशन फिब्रिनोलाइटिक पाथवेज की, जैसे कि एसोसिएशन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की फिब्रिन के साथ, वो भी इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है एंडोथेलियम। देखिए बैलेंस होता है एंटी कोगुलेंट में प्रो कोगुलेंट एक्टिविटी ऑफ द एंडोथेलियम में, और ये ऑफन डिटरमाइन करता है कि वेदर जो क्लॉट है वो बने, प्रोपागेट हो या डिजोल्व हो। ये देखिए ये एक वर्चुअस ट्रायड है थ्रोम्बोसिस में। एंडोथेलियल जो इंटेग्रिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है।
ठीक है। एबनॉर्मलिटी किसी प्रो कोएगुलेंट या फिर एंटी कोएगुलेंट में टिप करेगी बैलेंस को इन द फेवर ऑफ द थ्रोम्बोसिस। ठीक है। एबनॉर्मल अगर ब्लड फ्लो हो जाता है, स्टेसिस से टर्बुलेंस हो जाती है, तो उसमें भी जो है ना हाइपर कोएगुलिटी हो जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द एंडोथेलियल डिसफंक्शन। हाइपर कोएगुलिटी इसकी वजह से और ये भी थ्रोम्बोसिस वगैरह करवाएगी। देखिए, जो हमारी नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनमें मल्टीट्यूड ऑफ द फैक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं प्रो कोएगुलेंट एक्टिविटीज़ को ऑफ द प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, जो कि ऑगमेंट करता है फिब्रिनोलाइसिस को। ये फैक्टर एक्ट करते हैं इन कंसर्ट टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस और लिमिट करते हैं हमारी क्लोटिंग को टू द साइड, सिर्फ वास्कुलर डैमेज की पे। हाउएवर अगर इंजरी या अगर इंजरी हो या फिर एक्सपोज हो जाए टू द प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर, तो एंडोथेलियल सेल ना लूज कर जाते हैं मैनी ऑफ इट्स एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी। हाउएवर हम कंप्लीट करेंगे इस डिस्कशन को हीमोस्टेसिस को बाय फोकसिंग ऑन द एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द नॉर्मल एंडोथेलियम। हम रिटर्न होंगे टू द डार्क साइड ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स लेटर व्हेन डिस्कसिंग द थ्रोम्बोसिस। अब एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी देखें हमारी एंडोथेलियम की, तो वो डिवाइड हुई हैं एक्टिविटीज़ में जो कि प्लेटलेट के अगेंस्ट डिवाइड हुई into the activities directed at the platelet, coagulation factors and fibrinolysis। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटलेट के इनहिबिटरी इफेक्ट। देखिए, ऑब्वियस इफेक्ट है ऑफ इंटैक्ट एंडोथेलियम इज टू सर्व एज अ बैरियर, जो कि शील्ड करती है प्लेटलेट्स को फ्रॉम द सब एंडोथेलियल वॉन विलिबेंट फैक्टर्स के साथ और कोलेजन के साथ। ये इंटैक्ट एंडोथेलियम में ये इसको शील्ड कर रही होती है प्लेटलेट्स को इनसे। हाउएवर नॉर्मल एंडोथेलियम रिलीज करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि ना हमारी प्लेटलेट की एक्टिवेशन को इनहिबिट करते हैं और एग्रीगेशन को भी। अमंग द मोस्ट इसमें हमारे आ जाते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2, नाइट्रिक ऑक्साइड और एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज। लेटर जो है ना डिग्रेड करता है ADP को, जिससे हम पहले बताया कि पोटेंट एक्टिवेटर है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ये वाला। फाइनली एंडोथेलियल सेल बाइंड करती है एल्टर करती है एक्टिविटी थ्रोम्बिन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर है हमारे प्लेटलेट्स का। फिर एंटी कोगुलेंट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम ना शील्ड करती है कोगुलेशन फैक्टर को टिश्यू फैक्टर्स के साथ इन द वेसल वॉल, और एक्सप्रेस करती है हमारी एंडोथेलियम मल्टीपल फैक्टर जो कि एक्टिवली अपोज करते हैं कोगुलेशन को। मोस्ट नोटेबली इसमें हमारे थ्रोम्बोमोडुलिन आ जाता है, एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर हैं और हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, और टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर भी है। देखिए, थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ना और एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर ये बाइंड करते हैं थ्रोम्बिन को और प्रोटीन C के साथ। थ्रोम्बोमोडुलिन थ्रोम्बिन के साथ, एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर प्रोटीन C के साथ इन अ कॉम्प्लेक्स ऑन द एंडोथेलियल सेल सरफेस। जब ये बाउंड होता है इस कॉम्प्लेक्स में, तो थ्रोम्बिन अपनी एबिलिटी लूज कर देता है टू एक्टिवेट द कोएगुलेशन फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को, इंस्टेड क्लीव कर देगा और एक्टिवेट करेगा प्रोटीन C को, उसको करेगा, और अ विटामिन डिपेंडेंट प्रोटीज को दैट रिक्वायर्स अ को फैक्टर प्रोटीन S। एक्टिवेटेड हमारा प्रोटीन C और प्रोटीन S का कॉम्प्लेक्स एक पोटेंट इनहिबिटर होता है कोएगुलेशन फैक्टर नंबर 5 और 8 का। हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम पे, ये बाइंड करते हैं और एक्टिवेट करते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 को, जो कि फिर इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को और फैक्टर नंबर 9, 10, 11, 12 को। क्लिनिकल यूटिलिटी हेपेरिन की और रिलेटेड ड्रग्स की बेस्ड है कि उनकी एबिलिटी है कि वो स्टिमुलेट करें एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को। टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर TFPI, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, जैसे कि प्रोटीन C हो गया, इसको प्रोटीन S चाहिए होती है को फैक्टर की तरह, और इसका नेम जैसे इम्प्लाई करता है, ये बाइंड करती है और इनहिबिट करती है टिश्यू फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्सेस को। फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट कौन से हैं अब इसके एंडोथेलियम के? देखिए, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल सिंथेसाइज करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जैसे हमने पहले बताया कि ये फिब्रिनोलाइटिक पाथवे में इन्वॉल्व की कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट अभी हम थ्रोम्बोसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरी एब्नॉर्मलिटी जो लीड करती है ना इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस में, उसमें हमारी कोई एंडोथेलियल की इंजरी होती है या स्टेसिस या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, और हाइपर कोएगुलेबिलिटी ब्लड की, जो हमने विर्चू स्ट्राइड भी देखा फिगर में। थ्रोम्बोसिस देखे ना जो है वो शिफ्टिंग होती है ऑफ पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द एंडोथेलियम टू वन दैट इज प्रोथ्रोम्बिक, उसकी तरफ।
इस चेंज को समटाइम रेफर किया जाता है एज अ एंडोथेलियल की एक्टिवेशन या फिर डिसफंक्शन, और ये प्रोड्यूस होता है डाइवर्स एक्सपोजर की वजह से, कोई फिजिकल इंजरी, कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या होमोसिस्टीनीमिया, टॉक्सिन्स जो ऑब्जर्व होते हैं हमारी सिगरेट स्मोक में से। तो ये सारे फैक्टर जो है ना थ्रोम्बोसिस करवाती हैं। देखिए एंडोथेलियल एक्टिवेशन बिलीव हुई है टू हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रिगरिंग द आर्टीरियल थ्रोम्बोटिक इवेंट। आर्टेरियल थ्रोम्बोटिक इवेंट को ट्रिगर करने के लिए एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है। एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन का रोल और डिसफंक्शन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में डिस्कस हुआ चैप्टर 10 में और 11 में। यहाँ पे हम सिर्फ सुफाइज करेंगे और मेंशन करेंगे सेवरल मेजर प्रोथ्रोम्बोटिक एल्ट्रेशंस। सबसे पहले प्रो कोएगुलेंट चेंजेस देखें। देखिए एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होती है साइटोकाइंस से। जो एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होती है साइटोकाइंस से, वो डाउन रेगुलेट कर देती है एक्सप्रेशन ऑफ द थ्रोम्बोमोड्यूलिन, जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब हुआ है एज अ की मॉड्यूलेटर ऑफ द थ्रोम्बिन एक्टिविटी। तो इसको डाउन रेगुलेट करती है। दिस में रिजल्ट इन सस्टेंड एक्टिवेशन थ्रोम्बिन की हो जाएगी, जो इंटर्न प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा और इन्फ्लामेशन कराएगा पार्स के जरिए, जो प्लेटलेट्स के ऊपर एक्सप्रेस्ड होता है, और इन्फ्लामेटरी सेल्स के जरिए। इन एडिशन इन्फ्लेम्ड हमारी एंडोथेलियम डाउन रेगुलेट कर देती है एक्सप्रेशन अदर एंटीकोगुलेंट्स का भी, जैसे कि प्रोटीन सी की डाउन रेगुलेशन कर देती है। कौन करती है? इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियम। और टिश्यू फैक्टर प्रोटीन इनहिबिटर TFPI को भी, चेंजेस दैट फर्दर प्रोमोट करेंगे प्रोकोगुलेंट स्टेट। अब एंटी फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट देखें तो एक्टिवेटेड हमारे एंडोथेलियल सेल ना प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर PAI सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि लिमिट करता है फिब्रिनोलाइसिस को और डाउन रेगुलेट कर देता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की एक्सप्रेशन को, और ये अल्ट्रेशन भी डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बाई में इम्पोर्टेंट है। फिर है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। देखिए टर्बुलेंस जो होती है ना, केओटिक ब्लड फ्लो होती है, ये कंट्रीब्यूट करता है हमें आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बोसिस देता है, बाय कॉजिंग एंडोथेलियम की इंजरी करवा देता है या फिर उसका डिसफंक्शन करवा देता है, और फॉर्म करता है काउंटर करंट्स एंड लोकल पॉकेट्स ऑफ स्टेसिस। स्टेसिस ना मेजर फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बाई। नॉर्मल लेमिनर ब्लड फ्लो जो होता है ना हमारा, उसमें प्लेटिलेट्स और जो बाकी सेल्स हैं ना ब्लड के, वो सेंटर ऑफ द वेसल लूमेन में होते हैं, और ये एंडोथेलियम के साथ सेपरेट होते हैं एक स्लोअर मूविंग लेयर प्लाज्मा की के साथ। बाय कॉन्ट्रास्ट स्टेसिस और जो टर्बुलेंस है उसमें फॉलोइंग डिलेटरियस इफेक्ट होते हैं। देखें दोनों प्रोमोट करते हैं, स्टेसिस भी और टर्बुलेंस में एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हो जाती है, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है, इन पार्ट थ्रू फ्लो इंड्यूस्ड चेंजेस इन द एंडोथेलियल जीन एक्सप्रेशन। स्टेसिस अलो करती है प्लेटलेट्स को और ल्यूकोसाइट्स को कि वो कांटेक्ट में आ जाए एंडोथेलियम के साथ, जब फ्लो स्लगिश यानी कि स्लो हो जाता है। ठीक है, स्टेसिस जो है ना वो वॉश आउट कर देती है एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर्स को और इम्पीड कर देती है इनफ्लो ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स के फ्लो को कम कर देगी और जो वॉश आउट कर देगी एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर। टर्बुलेंट और स्टैटिक ब्लड फ्लो कंट्रीब्यूट करता है थ्रोम्बोसिस में नंबर ऑफ क्लिनिकल सेटिंग में। अल्सरेटेड एथ्रोस्क्लेरोटिक हमारे जो प्लैक्स होते हैं वो ना कि सिर्फ एक्सपोज करते हैं हमारी सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, लेकिन ये आल्सो टर्बुलेंस भी करवाते हैं। एबनॉर्मल एओर्टिक और आर्टीरियल डायलेशंस जैसे कि एन्यूरिज्म हो गए, उनमें लोकल स्टेसिस होती है, कॉन्सिक्वेंटली फर्टाइल साइट्स फॉर द थ्रोम्बोसिस। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिजल्ट करता है फोकली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम में। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होती है आफ्टर मोर रिमोट इन्फेक्शन और एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाती है। दोनों केसेस में कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई ईजिली बन जाते हैं क्योंकि लोकल ब्लड स्टेसिस होती है। माइट्रल वाल की जो स्टेनोसिस है जैसे कि रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बाद रिजल्ट करती है लेफ्ट एट्रियल डायलेशन में, डायलेट हो जाएगा। इन कंजक्शन विद द एट्रियल फिब्रिलेशन डायलेटेड एट्रियम जो है ना वो भी स्टेसिस प्रोड्यूस करता है, जो कि प्राइम लोकेशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बाई। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम जैसे कि पॉलीसाइथीमिया वीरा भी इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो और कॉज कराता है स्मॉल वेसल्स में स्टेसिस। डिफॉर्म्ड रेड सेल्स इन द सिकल सेल एनीमिया कॉज कराते हैं वास्कुलर ऑक्लूजन्स और रिजल्ट करेंगे स्टेसिस में, जो प्री डिस्पोज करेगी टू द थ्रोम्बाई। नेक्स्ट है हाइपर कोएगुबिलिटी। हाइपर कोएगुबिलिटी रेफर करती है एबनॉर्मली हाई टेंडेंसी हमारे ब्लड की टू क्लॉट, और ये टिपिकली कॉज होती है अल्ट्रेशन कोएगुलेशन फैक्टर्स की वजह से। ये कंट्रीब्यूट करती है इनफ्रीक्वेंटली टू द आर्टीरियल या इंट्राकार्डियल कार्डियक थ्रोम्बोसिस हो जाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंटली अंडरलाई करती है रिस्क फैक्टर फॉर वीनस थ्रोम्बोसिस।
एल्ट्रेशन कोगुलेशन पाथवे में प्री डिस्पोज करती है अफेक्टेड पर्सन को टू थ्रोम्बोसिस, और ये डिवाइड होता है प्राइमरी जेनेटिक में या फिर सेकेंडरी और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में। टेबल देखें अगर 4.2, तो इसमें प्राइमरी जेनेटिक देखें वो कॉमन लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में है हर हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। इसमें फैक्टर 5 की म्यूटेशन हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन, या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ द फैक्टर 8, 9, 11 या फिब्रिनोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। रेयर जो है वो कॉज है एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी जो कि एंटी कोगुलेंट है। तो ये नहीं, तीनों नहीं होंगे तो फिर कोएगुलेशन हो जाएगी। वेरी रेयर जो है वो है फिब्रिनोलाइसिस की डिफेक्ट्स, होमोजाइगस होमोसिस्टिनूरिया में भी डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेटेज। दूसरे होते हैं सेकेंडरी एक्वायर्ड कॉज, इसमें ना हाई रिस्क होता है थ्रोम्बोसिस का। इसमें प्रोलॉन्ग जो बेड रिडन या एम्बोलाइजेशन होती है जिनकी उनकी मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी थ्रोम्बोसिस होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, टिश्यू इंजरी, सर्जरी, फ्रैक्चर बर्न में, कैंसर में, प्रोस्टेटिक कार्डियक वाल्व में, DIC में भी होती है कोगुलेशन, और हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HID में, और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी जो है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर लोअर रिस्क, ये सारे थे हाई रिस्क के। अब लोअर रिस्क थ्रोम्बोसिस जो है सेकेंडरी में कार्डियोमायोपैथी होती है, इसका कम रिस्क होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी कम लेकिन हो सकती है। हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट में यानी कि प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम में भी हो सकता है जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से भी होती है, सिकल सेल एनीमिया से भी होती है, स्मोकिंग से भी होती है, लेकिन लो रिस्क। प्राइमरी इनहेरिटेड जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी है ना, वो मोस्ट ऑफन जो है वो कॉज होती है म्यूटेशन इन द फैक्टर 5 प्रोथ्रोम्बिन जीन्स। अप्रोक्सीमेटली 2 से 15% वाइड कैरी करते हैं स्पेसिफिक 5 की म्यूटेशन, जिसको लेडन म्यूटेशन कहा गया। लेडन आफ्टर द डची सिटी जहाँ पे ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुई। अमंग दोज विद द रिकरेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस फ्रीक्वेंसी इस म्यूटेशन की 60% है। म्यूटेशन ना हमारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू की सीक्वेंस को अल्टर कर देते हैं इन द फैक्टर नंबर 5 और रेंडर करते हैं उसको रेजिस्टेंट टू द प्रोटीलाइसिस बाय द प्रोटीन सी। थस इंपॉर्टेंट एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म लॉस्ट हो जाएगा, तो हाइपर कोएगुलेशन हो जाएगी। हेट्रोजाइगोट्स ना 5 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है कैरी करने में फॉर वीनस थ्रोम्बोसिस, जबकि होमोजाइगोट्स को बस 50% होता है इंक्रीज रिस्क। ज़्यादा तो होमोजाइगस को हुआ। सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन G से लेके A तक 3 अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रोथ्रोम्बिन जीन के में फेयरली कॉमन अलील है, फाउंड इन 1 to 2% जनरल पॉपुलेशन में। वेरिएंट रिजल्ट करता है इंक्रीज उनकी प्रोथ्रोम्बिन की ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी और एसोसिएटेड नियरली 3 फोल्ड इंक्रीज इन द वीनस थ्रोम्बोसिस। अब होमोसिस्टिन का बढ़ा हुआ लेवल जो है कंट्रीब्यूट करता है आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस में, एज वेल एज डेवलपमेंट एथेरोस्क्लेरोसिस की। प्रोथ्रोम्बोटिक जो इफेक्ट है ना होमोसिस्टिन के, वो थायोएस्टर लिंकेज की वजह से हैं जो कि होमोसिस्टिन मेटाबोलाइट्स में बनते हैं और वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स में इंक्लूडिंग फिब्रिनोजन। मार्क्ड एलिवेशन होमोसिस्टिन की होती है इनहेरिटेड डेफिशिएंसी में, जैसे सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेटेज में। लेस कॉमन प्राइमरी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट इंक्लूड है उसमें इनहेरिटेड डिजीजेज एंटीकोएगुलेंट की, जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की। अफेक्टेड पेशेंट टिपिकली वीनस थ्रोम्बोसिस होती है और रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होते हैं उनको एडोलेसेंस में या फिर अर्ली अडल्ट लाइफ में ही हो जाते हैं। ऑल्दो रिस्क थ्रोम्बोसिस का सिर्फ माइल्डली इंक्रीज होता है हेटेरोजाइगस में, कैरियर ऑफ द फैक्टर 5 लेडन एंड द प्रोथ्रोम्बिन जीन वेरिएंट। दीज जेनेटिक फैक्टर कैरी एडेड सिग्निफिकेंस फॉर 2 रीजन्स। पहला ये कि एबनॉर्मल अलील सफिशेंटली फ्रीक्वेंट होते हैं होमोजाइगस में, एबनॉर्मल वाले, और कंपाउंड हेट्रोजाइगस पर्सनस में अनकॉमन है, और ये इंडिविजुअल जो है ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर थ्रोम्बोसिस। मोर इम्पोर्टेंटली जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं उनमें हायर रिस्क होता है फॉर वीनस थ्रोम्बोसिस इन द सेटिंग ऑफ अदर एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर जैसे प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट एंड लेंथी एयरप्लेन फ्लाइट। तो हेट्रोजाइगस में ये ज़्यादा होता है। Consequently, inherited causes hypercoagulability should be considered in the young patient less than 50 years of age, even जब acquired risk factor उनमें present हो। सेकेंडरी जो है एक्वायर्ड हाइपरकोएगुलेबिलिटी, वो मैनी सेटिंग्स में देखी गई है जो हमने टेबल में भी देखे। कुछ सिचुएशन में कार्डियक फेलियर होता है या ट्रॉमा की वजह से, स्टेसिस होती है, वास्कुलर इंजरी भी हो सकती है कॉमन फैक्टर। हाइपरकोएगुलेबिलिटी ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी होती है, हाइपर ईस्ट्रोजन की वजह से भी होती है प्रेगनेंसी में, और रिलेटेड है क्योंकि हेपेटिक सिंथेसिस कोएगुलेशन फैक्टर की ज़्यादा होती है और रिड्यूस्ड सिंथेसिस होती है एंटी थ्रोम्बिन 3 की। डायसेमिनेटेड कैंसर्स में ना प्रोकोएगुलेंट ट्यूमर रिलीज़ कराता है
रिलीज प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे म्यूसिन रिलीज होता है एडिनोकार्सिनोमा में से, तो वो भी थ्रोम्बोसिस करवाता है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी एडवांसिंग एज में ज़्यादातर देखी गई है। वो क्यों? क्योंकि इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की रिलीज कम हो रहा होता है फ्रॉम द एंडोथेलियम। स्मोकिंग और ओबेसिटी भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी कराती है, लेकिन अननोन मैकेनिज्म से। अमंग द एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिक स्टेट, जो एक्वायर्ड हैं, दो पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल प्रॉब्लम्स में और डिज़र्व करती हैं स्पेशल मेंशन। एक है HIT, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ना 5% पेशेंट में होता है जिनको अनफ्रैक्शनड हेपेरिन दी जाती है, जो थेराप्यूटिक एंटीकोगुलेशन के लिए। ये मार्क्ड होता है बाय डेवलपमेंट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द हेपेरिन के साथ बाइंड करेंगी और प्लेटिलेट मेम्ब्रेन के साथ भी बाइंड करेंगी। एंटीबॉडीज़ प्लेटिलेट की मेम्ब्रेन के साथ और हेपेरिन के कॉम्प्लेक्सेस के साथ, प्लेटिलेट मेम्ब्रेन प्लेटिलेट फैक्टर 4 के साथ। आल्दो द मैकेनिज्म अनक्लियर है, लेकिन ये अपीयर हुआ है कि ये एंटीबॉडी ना सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, सिमिलर के साथ बाइंड होंगी, प्रेजेंट ऑन द प्लेटिलेट एंड एंडोथेलियल सरफेस, और प्लेटिलेट की एक्टिवेशन एग्रीगेशन कंजप्शन होगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगी और एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाएगी। द ओवरऑल रिजल्ट है कि प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट हो जाएगी एंड इवन इन द फेस ऑफ हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लो प्लेटिलेट काउंट। नए लो मोलिकुलर वेट फ्रैक्शन हेपेरिन प्रिपरेशन इंड्यूस करवाती हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। लो मोलिकुलर वेट लेस फ्रीक्वेंटली करवाती है, लेकिन स्टिल कॉज कराती हैं थ्रोम्बोसिस अगर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुकी हों। दूसरा होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ना, इसको प्रीवियसली लूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम कहा जाता था, लूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम। इसको प्रोटीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग रिकरेंट इसमें थ्रोम्बोसिस होती है, रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं, कार्डियक वाल्व की वेजिटेशंस हो जाती हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। डिपेंड करता है वास्कुलर बेड पे जो इन्वॉल्व हुआ है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वेनस थ्रोम्बोसिस उसके बाद होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, रिकरेंट सब क्लिनिकल पल्मोनरी एम्बोलाई की वजह से, स्ट्रोक हो सकता है, बॉवल इन्फेक्शन या रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। फीटल लॉस डज नॉट अपीयर टू बी एक्सप्लेन बाय द थ्रोम्बोसिस, लेकिन रादर सेम होता है टू स्टेम फ्रॉम एंटीबॉडी मेडिएटेड इंटरफेरेंस होती है विद द ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ट्रोफोब्लास्ट की, जिसके नतीजे में प्लेसेंटेशन का फेलियर हो जाएगा, प्लेसेंटेशन नहीं होगी। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम ना कॉज है रीनल माइक्रो एंजियोपैथी का, जो रीनल फेलियर रिजल्ट करता है। रीनल में माइक्रो एंजियोपैथी में रीनल फेलियर होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है मल्टीपल कैपिलरी और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के साथ। नेम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है ना, वो डिटेक्शन हुआ, इसका नाम आया है फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ द पेशेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी जो बाइंड करती है हमारी फॉस्फोलिपिड्स के साथ। लेकिन ये नेम मिसलीडिंग है और ये बिलीव हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल इफेक्ट जो है मेडिएट होते हैं बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू द एपिटोप्स ऑन द प्रोटीन्स, जो कि समहाउ इंड्यूस होते हैं या फिर अनवेल्ड होते हैं बाय द फॉस्फोलिपिड्स। सस्पेक्टेड एंटीबॉडी टारगेट करती है हमारी बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 को, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि एसोसिएटेड होती है सरफेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स के साथ और ट्रोफोब्लास्ट के साथ, एंडोथेलियल सेल के सरफेस के साथ और ट्रोफोब्लास्ट के साथ, और प्रोथ्रोम्बिन। वीवो में ये सस्पेक्ट हुआ है कि ये एंटीबॉडी बाइंड करेंगी इनके साथ और परहैप्स अदर प्रोटीन्स के साथ, देयर बाय इंड्यूस करवाएंगी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट थ्रू अनसर्टेन मैकेनिज्म। हाउएवर विट्रो में ये एंटीबॉडीज़ इंटरफेयर करेंगी फॉस्फोलिपिड्स के साथ और कोएगुलेशन कराएंगी, हेंस इनका नाम लूपस एंटीकोगुलेंट है, जो कि मिसनोमर है। एंटीबॉडीज़ आल्सो फ्रीक्वेंटली हमें प्रोवाइड करती हैं फॉल्स पॉजिटिव सीरोलॉजिक टेस्ट साइफिलिस के लिए, क्योंकि एंटीजन इन द स्टैंडर्ड अस्से फॉर द साइफिलिस इम्पेड होता है कार्डियोलिपिन में ही। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स होती है। कौन सी प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म? इंडिविजुअल जो वेल डिफाइंड ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसके सिस्टम में लूपस एरिथेमेटस के जो पेशेंट होते हैं वो डिजाइनेटेड होते हैं एज अ सेकेंडरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। सेकेंडरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं, हेंस अर्लियर टर्म इसकी है लूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम। प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पेशेंट एग्जिबिट करते हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की, उनमें लैक ऑफ अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, कोई नहीं होता। ओकेजनली ये अपीयर होते हैं फॉलोइंग एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग या इन्फेक्शन की वजह से। ये होते हैं प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। थेरेपी इन्वॉल्व करती है एंटी कोगुलेशन और इम्यूनोसप्रेशन करते हैं हम उसकी इम्यूनोसप्रेशन एंटीकोगुलेशन। आल्दो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी ना क्लियरली एसोसिएटेड होती है थ्रोम्बोटिक डायस्टेसिस के साथ, जो कि आल्सो आइडेंटिफाई 5 से 15% अपेरेंटली नॉर्मल इंडिविजुअल्स में।
implying that there are necessary but are not sufficient to cause the full blown syndrome. इतने ज़्यादा full blown syndrome ये नहीं cause कराते, लेकिन ये necessary है in implying the disease. अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं. थ्रोम्बाई जो है ना वो कहीं पे भी डेवलप हो सकता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में. आर्टीरियल या कार्डियक थ्रोम्बाई ना टिपिकली अराइज करते हैं एट द साइट ऑफ द एंडोथेलियल इंजरी पे या टर्बुलेंस की वजह से. वीनस थ्रोम्बाई कैरेक्टरिस्टिक स्टेसिस की जगह पे होते हैं. थ्रोम्बाई ना फोकली अटैच होते हैं अंडरलाइंग वास्कुलर सरफेस के साथ और ये प्रोपागेट करते हैं हार्ट की तरफ. थस आर्टीरियल थ्रोम्बाई रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में ग्रो करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, जबकि वीनस थ्रोम्बाई एक्सटेंड करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. प्रोपागेटिंग पोर्शन हमारे थ्रोम्बस का पुअरली अटैच होता है और इसीलिए प्रोन होता है फ्रेगमेंटेशन को, और माइग्रेशन ब्लड में इसको इम्बोलस कहते हैं. थ्रोम्बाई ग्रोसली और माइक्रोस्कोपिकली अपेरेंट होता है. लेमिनेशन होती है उसको, जिसको हम लाइंस ऑफ ज़हन कहते हैं. ये रिप्रेजेंट करती हैं पेल प्लेटिलेट्स को और फिब्रिन की लेयर्स को, जो अल्टरनेट करती हैं विथ डार्कर रेड सेल रिच लेयर्स. इसीलिए ये लाइंस ऑफ ज़हन है. सच लाइंस जो है ना सिग्निफिकेंट है इन दैट दे आर ओनली फाउंड इन द थ्रोम्बाई दैट फॉर्म इन द फ्लोइंग ब्लड. इनकी प्रेजेंस इसीलिए यूजुअली डिस्टिंग्विश की जाती है एंटीमोर्टम थ्रोम्बोसिस के साथ फ्रॉम द ब्लैंड नॉन लेमिनेटेड क्लॉट होते हैं उसमें, जो कि बनते हैं इन द पोस्टमार्टम स्टेट. ऑल्दो थ्रोम्बाई बनते हैं इन द लो फ्लो वीनस सिस्टम, सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं पोस्टमार्टम क्लॉट्स को. जो लो फ्लो वीनस सिस्टम में होता है ना वो पोस्टमार्टम की तरह होते हैं, सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं पोस्टमार्टम क्लॉट को. और केयरफुल इवेल्यूशन जनरली शो करता है इल डिफाइंड लेमिनेशंस वो मिलेंगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम है. थ्रोम्बाई जो दिल में होते हैं, चैम्बर्स में होते हैं या फिर एओटिक लूमेन में होते हैं, वो डिज़ाइनेटेड होते हैं एज अ म्यूरल थ्रोम्बाई उनको कहा जाता है, जो कि एओटिक चैम्बर में हो या फिर हार्ट चैम्बर में. एबनॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जैसे एरिथमिया हो गई, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, या एंडोमायोकार्डियल कोई इंजरी हो गई, मायोकार्डाइटिस, कैथीटर ट्रॉमा, तो उसमें ना कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई बनते हैं. ये इसका फिगर भी बना हुआ है, जबकि ये फिगर देखें और ये फिगर देखें, असल में ये म्यूरल थ्रोम्बाई देखा है. फर्स्ट वाले में ना लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकुलर एपाइसिस हैं ओवरलाइंग विद फाइब्रस स्कार. देखिए फाइब्रस स्कार ये थ्रोम्बाई है. और जो दूसरा फिगर है ये वाला, इसमें दिखाया गया है लेमिनेटेड थ्रोम्बस इन अ डायलेटेड एब्डोमिनल एओटिक एन्यूरिज्म. Numerous friable mural thrombi also superimposed